हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम आगामी 20 अगस्त को होना है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है दोस्तों। मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर रखा जाएगा। तो मॉडल पेपर नंबर 1 है। आशा है आपको पसंद आएगा। इसमें बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन्हीं को रखा जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहले जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर दोस्तों ऋषभदेव थे। कौन? ऋषभदेव। देखा जाए तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले ऋषभदेव हैं, दूसरे अजीतनाथ हैं और 22वें अरिष्टनेमी हैं, 23वें पार्श्वनाथ हैं और 24वें सबसे महत्वपूर्ण हैं महावीर जैन। देखिए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में और अजीतनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। इस धर्म के महात्माओं की उपाधि तीर्थंकर है। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें तो वो महावीर जैन, चूंकि इन्होंने ही, महावीर स्वामी या महावीर जैन जो भी कहें, इन्होंने ही जैन धर्म को वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी प्रदान की थी। अब अगला है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा तोसली। अगर देखा जाए तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में, कब? ये डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 261 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था? कलिंग की विजय की थी और इसका उल्लेख इन्होंने अपने 13वें शिलालेख में किया भी है। और इस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी, यानी कि इसमें इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ था कि इनका हृदय विचलित हो गया था और इन्होंने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय ले लिया था। और इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन तीसरा लेते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों अगर मैं बात करूं योग दर्शन की तो इसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। महर्षि पतंजलि, इनका जन्म गोनिया में हुआ था और ये व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। ठीक है। और भारतीय दर्शन शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने 3 ग्रंथ लिखे हुए हैं। पहला योग सूत्र है, दूसरा महाभाष्य है और तीसरा आयुर्वेद पर ग्रंथ है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो का जब भी नाम लिया जाएगा दोस्तों, तो ये एक ऐसा विद्वान था जो 8 सुल्तानों का काल देखा है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप में एक रिकॉर्ड है, कुल मिला के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि थे, परंतु हिंदी के शब्दों का खुलकर ये प्रयोग करते थे और इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी को एक साथ किया और खड़ी बोली को इन्होंने जन्म भी दिया था। उन्होंने काव्यात्मक शैलियों में हिंदी का प्रयोग किया और फारसी की एक नई शैली की रचना की, सबक ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली के नाम से, जो प्रसिद्ध हुई। इसमें तूतिए हिंद, भारत का तोता, तुर्कल्लाह जैसी उपाधि दी गई हैं। तो तूतिए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 5वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? जी हाँ दोस्तों, मुगल बादशाह हो और शराब को न छुए, ये था दोस्तों औरंगजेब। और कोई नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे अकबर, अकबर इतना धुला नहीं था दूध का, ये औरंगजेब था। हाँ दोस्तों, काफ़ी गुस्सैल प्रवृत्ति का था, काफ़ी क्रूर था, लेकिन इसने मदिरा को छुआ तक नहीं। और देखा जाए तो इसके पिता शाहजहां और माता मुमताज़ महल थीं। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था, वह सभी दुर्गुणों से मुक्त था, यति के जैसा जीवन व्यतीत करता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में वह बेहद संयम बरतता था। ठीक है दोस्तों। और इसने अपनी पत्नी
के लिए क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा दोस्तों 2 कॉपी है आगरा के ताजमहल से। आगरा का ताजमहल देख लीजिए और आप बीबी का मकबरा देख लीजिए, सेम तरीके के बने हैं, लेकिन ताजमहल जहां सुंदरता और एक तरीके से शालीनता का प्रतीक है। ताजमहल में एक खुशनुमा अंदाज है, सफ़ेद रंग के संगमरमरी का पूरी तरीके से फैलाव है, लेकिन जो बीबी का मकबरा है वो काला तरीके का है और इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है और ये काले रंग से है। ठीक है, बीबी का मकबरा। दोनों एग्जैक्टली अपोजिट हैं एक दूसरे के। अब देखा जाए भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। अगर देखा जाए दोस्तों तो अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर की गई। यहीं पर 8 अगस्त 1942 को गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? नन अदर दैन सुभाष चंद्र बोस हैं। इनको तो पूरी दुनिया जानती है, सुभाष चंद्र बोस ये नेताजी हैं। नेताजी उपनाम इनको दिया सुभाष चंद्र बोस के नाम से ये नवाजे गए। अगर हम कायदे आज़म की बात करें तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया है और राष्ट्रपिता ये महात्मा गांधी को कहा गया है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना भी की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर है 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और बारदौली की महिलाओं ने इनसे प्रभावित होकर इनकी कार्यशैली, कार्यप्रणाली और इनका जनता के प्रति अगाध स्नेह को देखते हुए बारदौली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। यह दोस्तों अगर देखें तो आप सोच रहे होंगे कि बारदौली क्या है, तो 1928 ईस्वी में बारदौली का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। यह एक किसान आंदोलन था और इस आंदोलन में सरदार पटेल ने लगान वृद्धि का विरोध किया था। इस सत्याग्रह के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने इनको यानी कि सरदार की उपाधि दी थी। तो अब अगला क्वेश्चन है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? दोस्तों और कोई नहीं, ये जतिन दास थे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जतिन दास की अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक कैदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए 64 दिन के उपवास के बाद मृत्यु हुई थी। 13 सितंबर 1929 को जतिन दास HSRA के क्रांतिकारी थे। उन पर भी लाहौर षड्यंत्र के केस का मुकदमा संयुक्त रूप से चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो दोस्तों एकमात्र इन्होंने अधिवेशन जो बेलगाम का अधिवेशन था उसमें सभापतित्व किया था और 40वां ये एकमात्र अधिवेशन था जो 1924 में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ? बेलगाम में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 11वां लेते हैं, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? जी हाँ दोस्तों, वन रिपोर्ट अगर 2017 की माने तो इसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, 77,414 किलोमीटर स्क्वायर पर है। और जबकि प्रतिशतता की दृष्टि में लक्षद्वीप 90.33 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब है, भारत में कितनी फसलें
यानी कितनी फसल ऋतुएं होती हैं, तो 3 फसली ऋतुएं होती हैं दोस्तों। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर 3 और सी करेक्ट है इसमें। स्पेशली रबी, खरीफ और जायद की फसलें भारत में होती हैं। रबी की फसलों में पूछ लेता कौन कौन आती हैं, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब हो गया। जाड़े में ये प्रारंभ होती हैं, यानी नवंबर माह में बोई जाती हैं, और गर्मी के प्रारंभ अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। जो खरीफ की फसलें हैं उनमें स्पेशली आता है धान, ज्वार, बाजरा। इन्हें हम जुलाई अगस्त में बोते हैं, जैसे अब समय चल रहा है धान की रोपाई वगैरह का, और नवंबर के महीने में काट लेते हैं। जबकि जायद की फसलें जैसे करेला, ककड़ी, तरबूज, ये सब अप्रैल महीने में बोई जाती हैं, अप्रैल मार्च में, और जून जुलाई में गर्मी, प्रचंड गर्मी में काट ली जाती हैं। तरबूज, खीरा, ककड़ी, इस तरह का। अगला है पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बात करें तो पैठन जल विद्युत परियोजना का जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगर देखें तो यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इसे गोदावरी नदी पर स्थापित किया गया है। इस परियोजना का मुख्य जो उद्देश्य है, महाराष्ट्र राज्य के सूखा प्रभावित मराठावाड़ा क्षेत्र में कृषि के लिए भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। अगला क्वेश्चन 14वां है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। दोस्तों अगर बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान की सीमाएं भारत से लगी हैं, जबकि आपके श्रीलंका की जो सीमाएं हैं वो भारत से नहीं लगी हैं। श्रीलंका भले ही भारत का पड़ोसी देश है, और जिसे भारत से पाक, जलडमरू और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। श्रीलंका चारों ओर से समुद्र से घिरा है, जिसकी भौगोलिक सीमा से कोई देश नहीं जुड़ा हुआ है। अगला है नदी द्वीप कौन है? बैरन द्वीप, माजुली, सैलसेट या रोश। तो 15वें का सही जवाब है नदी द्वीप माजुली है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नदी द्वीप जो माजुली है असोम में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। यह द्वीप पूर्वी गुवाहाटी यानी कि असोम की राजधानी है से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इस द्वीप में 1,67,000 जनसंख्या है, जिसमें मिसिंग, सोनोवाल, देउरी आदि जनजातियां निवास करती हैं, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1979 तक थी, परंतु देश के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई और जनता दल की सरकार सत्ता में आई थी, जिससे एक वर्ष पूर्व ही 5वीं पंचवर्षीय योजना का समापन हो गया था और 6ठी पंचवर्षीय योजना लागू हो गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। तो इसका दोस्तों गरीबी हटाओ का जो नारा हुआ था 5वीं पंचवर्षीय की योजना के दौरान हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, 2 रुपए के नोट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर बात करूं तो 1 रुपए के नोट को छोड़कर समस्त भारतीय नोट भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। इन नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो 1917 ईस्वी में 1 रुपए का नोट पहली बार छापा गया था। 1938 ईस्वी में पहली बार आरबीआई में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50, 100 और 1000 रुपए के नोट जारी किए थे। 2010 में रुपए के नीचे नए चिन्ह ये रुपया की शुरुआत हुई और इसकी रचना आईआईटी के छात्र ने की थी। आईआईटी के कानपुर के छात्र ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है। दोस्तों बात करूं तो केंद्रीय सरकार सीमा कर संग्रहित करती है। कौन सा? सीमा कर। केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए गए कर आयकर है, निगम कर है, उपहार कर है, उत्तराधिकार कर है, धन कर है, सीमा शुल्क, धन कर, ये सब है। अगला क्वेश्चन है, घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है। घाटे का बजट समझते हैं। देखिए दोस्तों, यह परंपरागत बजट का ही स्वरूप है। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने, किसने?
मोहम्मद तुगलक ने कब 1332 ईस्वी में घाटे का बजट अपनाया था? भारत जैसे विकासशील देशों में घाटे का बजट एक अनिवार्यता हो जाती है, क्योंकि इससे मुद्रा अर्थव्यवस्था की गति प्रदान करती है। अब देखें, वर्ष 1997 में भारत में घाटे के बजट की वित्त पोषण पद्धति बदल दी गई। अब नोट छापकर घाटा पूर्ण करने के बजाय आरबीआई से ऋण लेकर घाटा पूरे करने पर बल दिया जाता है। आरबीआई को की भी अपनी सीमाएं हैं, अतएव सरकार को या तो घरेलू ऋण या विदेश ऋण पर या दोनों पर अपनी निर्भरता बदलनी पड़ती है। तो दोस्तों, इसमें कोई भी निम्नलिखित में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से पूर्ति की जाती है। प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, नोट छापकर, किसी भी प्रकार से, यानी कि सभी प्रकार से ये हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है आयात निर्यात के मध्य अंतर को, परिसंपत्तियों और दायित्वों के मध्य अंतर को, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार के मध्य अंतर को, या आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण के मध्य अंतर को। तो दोस्तों, आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण के मध्य के अंतर को भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है। किसी भी देश का भुगतान शेष एक निश्चित अवधि में उसके शेष विश्व के साथ मौद्रिक सौदों का लेखा होता है। यह दो खंडों में विभाजित होता है, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता में दृश्य और अदृश्य मदों के व्यापार का लेखा होता है, जबकि पूंजी खाता में विनियोग और अन्य पूंजी प्रवाहों का लेखा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 20 नंबर का, सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, आय और निर्यात के मध्य अंतर को भुगतान संतुलन कहते हैं। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21वां लेते हैं, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों, विधानसभा जो होती है वह जनता के प्रतिनिधियों का सदन होता है और इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। ठीक है, डी करेक्ट है। विधानसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। विधानसभा सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 22वां, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष ऐसा करता है। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करेगा? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। यहाँ पर बात करें तो केंद्र में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष या राज्य में मुद्रा बिल के होने के लिए किसी बिल को राज्य का विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है और यही प्रमाणित करता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की भांति ही विधानसभा की पहली बैठक में किया जाता है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? तो दोस्तों, अगर बात करूं तो ग्राम सभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 बी के तहत शामिल किया गया है और ग्राम सभा के सदस्य वे होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है और वे ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक अगर हो जाता तो सही हो जाता। 24वां क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों, इसकी न्यूनतम आयु रखी गई है 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, लोकसभा में शून्य काल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, शून्य अवधि 0 आवर की जो अवधि है अधिक से अधिक 1 घंटे हो सकती है। देखिए, शून्य काल शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले
प्रयोग प्रेस द्वारा सन 1962 में किया गया। संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे की अवधि है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। अगला है केंचुए का उत्सर्जी अंग क्या है? गुर्दा है, ज्वाला कोशिकाएं हैं, नेफ्रिडिया है या फेफड़े हैं। तो केंचुए का वैज्ञानिक नाम लुब्रिसिना है और यह द्विलिंगी जंतु है जो मिट्टी के अंदर स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करता है। केंचुआ भूमि को सरंध्र बनाता है, इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ जोक और नेरिस के उत्सर्जी अंग को नेफ्रिडिया कहा जाता है। क्या? नेफ्रिडिया। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं? तो अधिकांश कीट दोस्तों ट्रेकिया प्रणाली के तहत श्वास लेते हैं। कीटों में श्वास अंग की भारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कीटों में फेफड़े नहीं होते परंतु इसके स्थान पर गैसों के आदान प्रदान के लिए देह गुहा के रक्त में तैरती हुई श्वास नलिकाएं होती हैं जिन्हें ट्रेकिया कहते हैं। तो ये ट्रेकिया प्रणाली के अंतर्गत श्वसन करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से प्रोटीन को जाना जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर के मूल खंड के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे बर्जीलियस ने 1938 ईस्वी में किया था। और मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग अथवा क्वाशिरकोकार नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत में बता दूं तो दूध है, अंडा है, दाल है, मछली है, सोयाबीन है। अगला एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 × 7H2O को एप्सम कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम कहते हैं। इसे हिंदी में सेंधा नमक के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रसाधन में करते हैं। अगला है शुद्ध पानी का पीएच। शुद्ध जल का पीएच दोस्तों होता है 7। अगर बात करूं तो पीएच 0 से 14 के बीच होता है और जिन विलयनों का पीएच 7 से कम होता है वो एसिडिक इन नेचर यानी कि अम्लीय होते हैं। जिनका 7 से अधिक पीएच हो गया वो क्षारीय हो गए, बेसिक इन नेचर हो गए। और जिनका पीएच 7 होता है वो उदासीन होते हैं और जैसे शुद्ध जल हो गया। और शुद्ध जल विद्युत का कुचालक भी होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन